हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जी के इंजेक्शन। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे और इस चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट जी के टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ जो है वो मिलती है। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम, जो कि 1935 में आया था। हिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम, जो भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उसकी दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो स्टार्ट करता हूँ। चलिए, क्या है, विथ रिगार्ड टू द प्रोविंसेस द एक्ट ऑफ 1935 वाज एन इम्प्रूवमेंट ऑन द एग्जिस्टिंग पोजीशन। ओके, तो क्या बोल रहा है, विथ रिगार्ड टू द प्रोविंसेस यानी कि प्रांतों के संबंध में, है ना। वहाँ उस समय पे प्रोविंसेस हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय भारत जो है वो प्रोविंसेस में बटा हुआ था। ठीक है, तो प्रोविंसेस के रिगार्डिंग ये एक्ट आया उस समय की व्यवस्था को सुधारने के लिए। ठीक है, उस समय जो इन प्रोविंसेस की पोजीशन थी, उन प्रोविंसेस को किस तरीके से हैंडल किया जाना है, किस तरीके से उन पर शासन रखना है, किस तरीके से उन पर गवर्नेंस रखनी है, उन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लेके आया गया। किसमें? उनमें इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, किसमें? गवर्नेंस के इम्प्रूवमेंट के लिए। जो अपने प्रोविंसेस थे उन पे गवर्नेंस के इम्प्रूवमेंट के लिए ये एक्ट जो है वो लेके आया गया था। ठीक है, फिर इसके फीचर्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। तो देखिए ध्यान से, जो पहला फीचर है आपका, ऑल इंडिया फेडरेशन बनता है। ठीक है, यानी कि अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ जो है वो उस समय बनता है। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये एक्ट जो है इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन के एस्टेब्लिशमेंट की प्रोविज़न है। ठीक है, और इसमें प्रोविंसेस हो गई जो कि आपके प्रांत हैं, और प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जो भी रियासतें हैं, है ना। तो प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस को ऐसा यूनिट्स जो है वो वहाँ पर क्या किया गया था, शामिल किया गया था। कहाँ पर? अखिल भारतीय संघ के अंदर। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन के अंतर्गत यूनिट्स के रूप में प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस के जो है वो वहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, ऑल इंडिया फेडरेशन जो है सबसे महत्वपूर्ण है इस एक्ट के फीचर में, अगर हम बात करें तो। ठीक है, चलिए फिर हम देखते हैं इसका सेकंड फीचर। चलिए फिर सेकंड फीचर जो है उसका वो देखते हैं हम। तो इसमें क्या बोल रहा है, डिवीजन ऑफ पावर्स। ओके, डिवीजन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का विभाजन किया गया था। अब कैसे विभाजन किया था, चलिए देखते हैं। तो द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स। ओके, तो एक केंद्र है, जैसे कि आज अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो दो तरीके की गवर्नमेंट होती है। एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्या बनाया गया, सेंटर बनाया गया और यूनिट्स बनाया गया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स में कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। यूनिट्स में आ रहा है प्रोविंसेस, एंड जो अपने प्रिंसली स्टेट्स हैं वो आ रहे हैं यूनिट्स के अंदर। और एक सेंटर बनाया गया, एक केंद्र बनाया गया, केंद्र सरकार बनाया गया। हालांकि अगर अपन बात करें कि जो केंद्र है, यानी कि केंद्र क्या है, एक केंद्रीय सरकार है। ओके, जो किसको कंट्रोल कर रही है, जो बाकी पूरी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। जैसा कि हम आज के ज़माने में देखते हैं, आज की अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार है उसके पास पावर जो है वो राज्य सरकार से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उस समय भी बिल्कुल यही किया गया, क्योंकि आज का जो सिस्टम है काफ़ी कुछ जो है वो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया सेंटर और यूनिट्स के बीच में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे भी तीन लिस्ट का बंटवारा हुआ, जैसा कि आज हम देखते हैं अपनी, है ना। कौन कौन सी रहती है, एक स्टेट लिस्ट रहती है, यूनियन लिस्ट रहती है और कॉन्करेंट लिस्ट रहती है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी थ्री लिस्ट यहाँ पर बताई गई। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत क्या कि एक होगी फेडरल लिस्ट। ओके, जो कि सेंटर के लिए होगी, केंद्र के लिए होगी। तो उसके पास कितने आइटम्स थे, उसके पास 59 आइटम्स थे, यानी कि 59 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन पर सेंटर जो है वो कानून बना सकते हैं।
ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार जो होगी वो वहाँ पर कानून बना सकेगी। ठीक है, फिर प्रोविंशियल लिस्ट में क्या थे दोस्तों, जो प्रोविंसेस थे, ठीक है, जो प्रोविंसेस थे उनके लिए बताया गया था कि जो भी प्रोविंस रहेंगे वो क्या करेंगे, 54 आइटम्स के ऊपर वो कानून बना सकेंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हमारे यहाँ राज्य सूची है, स्टेट लिस्ट है, तो उसमें क्या होता है, उसमें केंद्र कानून नहीं बनाती है, उसमें राज्य ही कानून बनाते हैं, यानी कि उसमें स्टेट ही कानून बनाते हैं। तो सेम टू सेम था जहाँ ये प्रोविंसेस के लिए थी, और प्रोविंसेस में मतलब कि प्रोविंसेस जो है वो इतने विषयों पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, फिर थी दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, तो कॉन्करेंट लिस्ट जो थी उसमें सेंटर भी कानून बना सकते हैं और प्रोविंसेस भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स थे, इसके अंदर 36 सब्जेक्ट थे। ओके, 36 सब्जेक्ट्स जो इसके अंदर थे उस पर कानून जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, ओके, क्योंकि उस समय फेडरल गवर्नमेंट ही बोला जाता था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये उनको अधिकार दिए गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो, अब ये तो पावर हो गया डिवीजन का पावर। ठीक है, बाकी जो बची हुई पावर्स है, रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द वाइसराय, क्योंकि आपको पता है वाइसराय हुआ करते थे, है ना, तो बाकी जो बची पावर है वो किसके पास होती थी, वाइसरॉय के पास होती थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हाउ एवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट जॉइन इट। ओके, तो क्या हुआ था है कि प्रिंसली स्टेट्स जो होते हैं दोस्तों वो ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि पूरा ऑल इंडिया फेडरेशन बन गया है जिसके अंदर प्रिंसली स्टेट्स भी आना चाहिए, जिसके अंदर अपने प्रोविंसेस भी आना चाहिए, तो वो मिलके ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं वो ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं, बाकी जो प्रोविंसेस रहते हैं वो तो ऑल इंडिया फेडरेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्रिंसली स्टेट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो वहाँ चल रही है ना, तो इस तरीके से हम नहीं कह सकते। तो यही कहा जा रहा है कि फेडरेशन जो है दोस्तों वो कभी भी जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया। एग्जिस्टेंस में मतलब वो केवल प्रोविंसेस को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अभी भी प्रिंसली स्टेट्स जो है वो उसकी बात नहीं मान रहे, क्योंकि उन्होंने उसको ज्वाइन किया ही नहीं है ऑल इंडिया फेडरेशन को। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर हम इसका देखते हैं नेक्स्ट फीचर। चलिए दोस्तों, फिर थर्ड नंबर पे जो हमारा फीचर है वो क्या है, देखिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ओके, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की ये बात कर रहे हैं। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि इट एबॉलिश्ड डायरकी इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज अ ऑटोनॉमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका जितना भी एरिया है प्रोविंसेस का, ठीक है, प्रोविंसेस का जितना भी एरिया है वो उस एरिया को अपने द्वारा एडमिनिस्टर कर सकते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन वो अपने हिसाब से वहाँ पर चला सकते हैं। ये ऑटोनॉमी जो है वो प्रोविंसेस को वहाँ पर दी गई, इसी को हम बोलते हैं हिंदी में प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई और प्रोविंसेस में डायरकी को ख़त्म किया गया, यानी कि प्रांतों में जो दोहरा शासन चल रहा था, द्वैध शासन जो चल रहा था, डायरकी जो चल रही थी, उसको इन्होंने एबॉलिश कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है वो हमारा कहता है। चलिए फिर देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फिर फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। ठीक है, तो सेंटर के अंदर, यानी कि जैसे अपन केंद्र की बात कर रहे थे अभी, तो केंद्र के अंदर डायरकी को अपनाया गया। ठीक है, प्रांतों से तो खत्म कर दिए गया, लेकिन सेंटर में अपनाया गया। किस तरीके से अपनाया गया ये अपन देखते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। तो जो फेडरल सब्जेक्ट्स है, जिन फेडरल सब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, जो अभी अपन ने पढ़ा है ना, कि जिसको ऊपर केंद्र का अधिकार है, कि केंद्र उसके ऊपर नियम कानून जो है वो बना सकता है, तो उनको दो भागों में बांटा गया। एक तो था रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और एक थे ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे, देखिए रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में आता था डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, तो इस तरीके के यहाँ पे सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में, अब ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जो थे इन पर गवर्नर जनरल फैसला लेते थे। ठीक है, अब गवर्नर जनरल किसकी सलाह में फैसला लेते थे, तो तीन काउंसलर्स थे दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है।
3 काउंसलर्स हुआ करते थे, जो कि कौन अपॉइंट करते थे, जो अपॉइंट तो गवर्नर जनरल ही किया करते थे, और वो उनके आधार पर, उनकी सलाह के आधार पर ही क्या किया करते थे, उन पर फैसला किया करते थे। कौन से? जो कि रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर किए जा रहे हैं? ये गवर्नर जनरल के द्वारा ही किए जा रहे हैं, लेकिन किसकी सलाह पर किए जा रहे हैं, किसकी एडवाइस से किए जा रहे हैं? वो जो 3 काउंसलर्स उन्होंने चुन के भेजे हैं, चुन के भेजे बोलना गलत होगा, अपॉइंट किए हैं उनके द्वारा। ठीक है, फिर आते हैं ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में गवर्नर जनरल ही फैसला लेते थे। ठीक है, लेकिन वो किसके आधार पर लेते थे? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आधार पर लेते थे। जैसा कि अगर हम बात करें, जैसे अभी अपन अपनी कैबिनेट को बोल सकते हैं। ठीक है, कैबिनेट को हम यहाँ पर बोल सकते हैं, जिसमें 10 से ज़्यादा जो है दोस्तों वो क्या हुआ करते थे? मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें जो थे वो 10 से ज़्यादा थे, लेकिन पहले वाले जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उसमें क्या था? उसमें केवल 3 ही थे चांसलर, दो सॉरी काउंसलर्स। ओके, 3 ही काउंसलर थे जिनके आधार, जिनकी सलाह पर जो है वो क्या लिया करते थे? फैसले लिया करते थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर जो है अपना वो आता है 5th नंबर पर बाई कैमरलिज्म। ओके, बाई कैमरलिज्म का मतलब द्विसदनीयता, यानी कि 2 हाउसेस। ठीक है, 2 हाउसेस सदन के होंगे, संसद के 2 हाउसेस होंगे। कैसे? जैसे अपने यहाँ है लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो वो अपनाया गया, देखते हैं। It introduced bicameralism in 6 out of 11 provinces. Thus, the legislatures of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam, and United Provinces were made bicameral, consisting of a legislative council upper houses and legislative assembly lower houses। तो ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पर। टोटल 11 प्रोविंसेस थे। अब उन 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस को, ठीक है ध्यान रखिएगा, 6 प्रोविंसेस को यहाँ पर अधिकार दिया गया कि वो बाई कैमरलिज्म को जो है वो अपना सकते हैं। यानी कि वहाँ पर जो किया गया वो बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया, द्विसदनीयता को इंट्रोड्यूस किया गया। कैसे? देखिए, वहाँ पर जो बाई कैमरल सिस्टम होगा, वहाँ पर एक होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? अपर हाउस बोलेंगे। और एक होगी लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोअर हाउस बोलेंगे। जैसे अभी जो है हमारा लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस, और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। तो उसी तरीके से यहाँ पर 2 संसद जो है वो बनाई गई, 2 सदन जो है वो बनाए गए। ओके, तो ध्यान से रखिएगा, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर 6 प्रोविंसेस कौन कौन से थे जहाँ पर बाई कैमरलिज्म अपनाया गया था। तो एक था बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये 6 प्रोविंसेस थे जहाँ पर बाई कैमरलिज्म जो है वो अपनाया गया था, वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट फीचर। चलिए फिर 6 नंबर पे क्या आ रहा है? 6 नंबर पे बोल रहा है, it further extended the principle of communal representation by providing separate electorates for depressed classes, scheduled caste, women and labor workers। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति अपनाई। ठीक है, यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है दोस्तों कि सभी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो सभी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए इन्होंने क्या बनाया? एक सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति बनाई, कम्युनल इलेक्शन सिस्टम यहाँ पर बनाया, जिसके द्वारा यहाँ पर सभी कम्युनिटी, जैसे डिप्रेस्ड क्लासेस हो गए, शेड्यूल्ड कास्ट, ओके, वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन, लेबर क्लास के रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर जो सिस्टम है वो बनाया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाएगा यहाँ पर, कि भाई क्या किया जाएगा, तो इनका भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, ताकि ये पीछे ना रह सके। ठीक है, तो ये यहाँ पर सिस्टम बनाया गया। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये बात आपको ध्यान में रखनी, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इस एक्ट में अपनाया गया था। ठीक है, यानी कि एक्सटेंड किया गया था, चला तो आ रहा था, इसको एक्सटेंड किया गया था। और ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। फिर 7th फीचर क्या कह रहा है दोस्तों? 7th फीचर बोल रहा है, इट एबॉलिश्ड द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनती है।
ठीक है, यानी कि भारत परिषद जो है वो बनाई जाती है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंतर्गत। तो यहाँ पर उसको एबॉलिश कर दिया जाता है, यहाँ पर उसको खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइज़र। तो यहाँ पर एक सेक्रेटरी भेज दिया जाता है स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यहाँ पर बनाया जाता है, जो कि क्या करता है दोस्तों, जो कि टीम ऑफ एडवाइज़र, जो कि एडवाइज़र्स की टीम होती है, उनके साथ क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या किया जा रहा है यहाँ पर, भारत परिषद जो है उसको समाप्त कर दिया गया और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये एक पोस्ट बनाई गई, जो कि टीम ऑफ एडवाइज़र में ही क्या किया गया था, इसको शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट फीचर। चलिए फिर एट्थ फीचर जो है वो हमारा वो क्या बोल रहा है, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। ठीक है, तो ये जो मताधिकार, ठीक है, मताधिकार है इसका मतलब, यानी कि वोट देने का जो आपका अधिकार है, राइट टू वोट जो है वो यहाँ पर दिया गया, यानी कि वोट देने का जो प्रावधान है वो इसको बढ़ाया गया। और जो देश की टोटल पॉपुलेशन में से जो 10% पॉपुलेशन है उसको वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के अंदर, ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर 9th नंबर के फीचर में क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। ओके, तो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक कहलाती है इंडिया की, आज भी मौजूद है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो उस समय की गई, एस्टेब्लिशमेंट किया गया उसका, क्या करने के लिए दोस्तों, करेंसी और क्रेडिट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है कि करेंसी और जो क्रेडिट है अपना उसको कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए, वो ज़रूरत उस समय पर महसूस हुई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो वहाँ पर उस समय बनाया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट फीचर। चलिए फिर 10th नंबर का फीचर क्या कह रहा है, 10th नंबर का फीचर कह रहा है, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो बनाया गया। ठीक है, जैसा कि अभी आप सुनते हैं यूपीएससी, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, वैसा ही है था ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेम टू सेम। अगर अपन बात करें कि यहाँ पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो बनाया गया, उसके साथ साथ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया। जैसे आप स्टेट सर्विस कमीशन जो अपन सुनते हैं अभी, है ना, जो कि किसके लिए होता है दोस्तों, ये होता है स्टेट्स के लिए। ठीक है, जैसे एमपी पीएससी आप बोल सकते हैं एमपी के लिए, फिर यूपी पीएससी आपकी होती है ना, फिर आपकी हरियाणा पीएससी होती है, फिर आपकी राजस्थान पीएससी होती है, तो ये सब आपकी स्टेट पीएससी होती है। तो स्टेट पीएससी का मतलब यहाँ पे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन था, क्योंकि उस समय पर प्रोविंसेस हुआ करते थे। तो प्रोविंसेस पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना की गई उसके लिए, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना की गई। अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोविंसेस को एक साथ वहाँ पर क्या करवाना है, एक साथ अगर एग्ज़ाम करवाने हैं, ठीक है, एक साथ सर्विस का वो करना है, सर्विस को चलाना है, सर्विस का एक्सचेंज करना है ना, एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, तो ठीक है ना, तो ये दोनों को क्या किया गया दोस्तों, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन दो या दो से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए बनाई गई थी, और एक सिंगल प्रोविंस के लिए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई थी, और पूरे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये इस एक्ट के अंतर्गत ही ये इसकी बात जो है वो आई थी। ठीक है, चलिए फिर 11th नंबर पे क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइडेड द फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1939। तो एक फेडरल कोर्ट होगी, है ना, फेडरल कोर्ट होगी, फेडरल कोर्ट यहाँ पर बनाई गई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसका जो अधिकार क्षेत्र है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र का मतलब क्या है दोस्तों, इस ये काम किस किस काम कौन से क्षेत्रों में करेगा, फेडरल स्ट्रक्चर तो भाई फेडरल है, तो फेडरेशन के अंतर्गत, जो कि ऑल इंडिया फेडरेशन है, ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर जितने भी प्रोविंसेस आते हैं सब पर ये लागू होता है। तो इसीलिए एक फेडरल कोड बनाया गया मामलों को सुलझाने के लिए 1937 में। ठीक है, 1937 में एक फेडरल कोर्ट बनाया गया। फिर 12th नंबर पे आपका आ जाता है, बर्मा एंड एडेन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द रूल ऑफ इंडिया।
ओके। तो बर्मा और एडेन को क्या कर दिया गया दोस्तों, इंडिया से अलग कर दिया गया। ठीक है, बर्मा जो आप म्यांमार, आप आज आप म्यांमार के नाम से जानते हैं उसको, है ना, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से उसकी बॉर्डर टच होती है ना, तो वो है बर्मा म्यांमार, जो क्या कर दिया गया, इंडिया से अलग कर दिया गया, यानी कि रूल ऑफ इंडिया से अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो एडेन, एडन ओमान में एक जगह है ना, उसका नाम है, तो वो भी क्या कर दिया गया, रूल ऑफ इंडिया से सेपरेट कर दिया गया, यानी भारत के शासन से उसको समाप्त कर, मतलब अलग कर दिया गया। ठीक है, पहले जब अंग्रेज राज करते थे तो वो भारत में जैसे राज करते थे उसके साथ ही उसमें भी राज करते थे। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हुआ कि उनको क्या कर दिया गया, बाद में सेपरेट कर दिया गया। ठीक है, वहाँ अलग शासन हुआ और यहाँ अलग शासन हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पर काम किए गए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूरा डिस्कशन किया डिटेल में। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक्ट है। ठीक है, 1935 का, इसको याद रखिएगा। इसके फीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं ये आपको क्वेश्चंस के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, और कई बार हमें पता नहीं होता है तो हम आंसर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और आगे आने वाली जितनी अच्छी वीडियोस हैं उनको भी देखते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स पर आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती है। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।